नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस में करें कम खर्च में समन्वित कीटों का नियंत्रण। कृत्रिम गर्भाधान से पशुओं की नस्ल सुधार कर बढ़ाए दूध उत्पादन। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अधिक लाभ कमाने के लिए पॉली हाउस, शेड नेट में खेती करते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें भी कीटों का प्रकोप हो जाता है, जिससे फसल खराब हो जाती है। तो इस समस्या से बचने के लिए किसान एकीकृत कीट प्रबंधन के उपायों को अपनाए तो कम खर्च में आसानी से कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। इस बारे में अपने अनुभव साझा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद यादव। किसी भी फसल का उत्पादन लेने के लिए उनके पेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो विशेष रूप से पॉली हाउस या जो आच्छादित खेती होती है उसमें तो विशेष रूप से उसका ज़्यादा महत्व हो जाता है। तो उसके लिए मैं IPM का सिस्टम काम में लेता हूँ, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो होता है। एकीकृत कीट नियंत्रण के उपाय। हमारे देश में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें कई तरह के कीटों का प्रकोप होता है और हानिकारक कीटों से फसल को बचाने के लिए आज के समय में पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के साथ साथ कम लागत में कीटों का नियंत्रण करना बेहद जरूरी हो गया है, जिसके लिए सबसे अच्छा उपाय है एकीकृत कीट प्रबंधन। इस विधि में किसान कीटों को यांत्रिक, जैविक और अंत में रासायनिक तरीकों को अपनाकर कम खर्चे में नियंत्रित कर फसलों से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो उसमें 2-3 विधियां होती हैं पेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए। एक तो होती है उसमें जैविक कीटनाशकों से उनका समापन करना। दूसरा होता है रासायनिक कीटनाशकों से उसका करना, और तीसरा होता है यांत्रिक नियंत्रण। एकीकृत कीट नियंत्रण के उपाय में सबसे पहले बात करते हैं यांत्रिक विधि से कीट नियंत्रण की। इस विधि में कीटों के नियंत्रण के लिए खेत में प्रकाश प्रपंच, फेरोमोन ट्रैप, शस्य कार्य, निराई गुड़ाई, गर्मी में खेत की गहरी जुताई करके, बुआई के समय में परिवर्तन करके पलवार बिछाकर कीटों का नियंत्रण किया जाता है। पॉली हाउस में मैंने विशेष रूप से ये इसका उपयोग किया है। जैविक खेती के मायने के अंदर उसमें विशेष रूप से उसका वो महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसमें मैंने ये पॉली हाउस में जगह जगह पाइपों पर इसका वो पीले कलर से उसको रंग दिया है, और पीले कलर से रंगने के बाद में उस पर जो चिपचिपा पदार्थ आता है जो मक्खी मच्छर को चिपकाने के लिए, तो उनको मैंने लगा दिया है। उससे पीले रंग की तरफ इंसेक्ट वगैरह आकर्षित होते हैं और आके उस गोंद के चिपक जाते हैं। उससे करीब 50 से 60% तक उनका नियंत्रण हो जाता है। और रहे जो 30 से 40% जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको जैविक कीटनाशकों से समाप्त करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में और फिर भी अगर उनका समापन नहीं होता है तो उसके लिए हम रासायनिक की तरफ जाते हैं। इंसेक्ट का जो पीले कलर के स्टिकी कार्ड आते हैं वो होते हैं मच्छर वगैरह के लिए उनको, या वाइट फ्लाई के लिए और थ्रिप्स के लिए उनको काम में लेते हैं। और जो नीले कलर के स्टिकी कार्ड होते हैं उसमें थ्रिप्स भी आकर्षित होते हैं, उसके अलावा फ्रूट फ्लाई भी आकर्षित होता है। तो फ्रूट फ्लाई का तो खैर पॉली हाउस में बहुत कम वो होता है, बाकी थ्रिप्स और वाइट फ्लाई वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। तो इसके लिए मैंने पूरे पॉली हाउस में इनको रंग कर उस पर चिपचिपा पदार्थ लगा दिया है। ये 4000 वर्ग मीटर में मैंने ये पॉली हाउस लगा रखा है
उसमें करीब 50 से 60 जगह पर मैंने ये पीले और नीले कलर के इनको पाइपों को पेंट कर रखा है, उस पर चिपचिपा पदार्थ लगा रखा है। तो आप देख सकते हैं जो पीले पर हैं तो ये वाइट फ्लाई और मच्छर वगैरह इन पर आकर चिपक गए हैं, और फ्रूट फ्लाई वगैरह तो बहुत कम प्रकोप होता है, तो इसलिए ये नीला जो हिस्सा है उस पर बहुत कम मात्रा में चिपके हैं। फसलों में एकीकृत जैविक नियंत्रण करना बहुत आसान है। इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वे खेत में कीटों की सही पहचान करके मित्र कीटों को बढ़ावा दें। कीट प्रतिरोधी किस्में बोएं, उचित फसल चक्र अपनाएं, मुख्य फसल के किनारों पर ट्रैप फसलें लगाएं, जैव निर्मित दवाओं जैसे नीम शत, नीम तेल और NPV, ट्राइकोडर्मा इत्यादि का प्रयोग करें, जिससे कम खर्चे में आसानी से कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं फसल का भी अभी तक स्वस्थ खड़ी है। अभी करीब ये 20 से 22 दिन की फसल हो चुकी है। अभी तक किसी तरह का इसमें इंसेक्ट या पेस्ट वगैरह का कोई शिकायत नहीं आई है, और अभी तक पूरी फसल स्वस्थ है, और उम्मीद करता हूँ आगे भी स्वस्थ रहेगी। और जो ये पीले और नीले स्टिकी कार्ड जो लगा रखे हैं वो नीचे और ऊपर दोनों जगह हैं। नीचे जब छोटी फसल होती है तो नीचे वाले उस पर मक्खी मच्छर होते हैं तो नीचे जाके चिपक जाते हैं। जैसे जैसे फसल ऊंची आएगी तो ऊपर वाले जो स्टिकी कार्ड हैं या जो चिपचिपा पदार्थ है उन पर ऊपर वालों पर आके चिपकने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो भी इंसेक्ट या पेस्ट वगैरह जो होते हैं वो ऊपर की कच्ची जो कोंपल होती है उसके आसपास ही रहते हैं, और उसी के आसपास जो मैंने ये जो लगाती हैं तो उनमें उनका अच्छा खासा नियंत्रण हो जाएगा। और अभी तक फसल किसी तरह का कोई रोग वगैरह नहीं है, और अगर फिर भी कोई इंसेक्ट वगैरह अगर कोई होगा तो फिर उसमें रासायनिक पर जाएंगे उसके आखिर में। रासायनिक विधियाँ। एकीकृत कीट प्रबंधन में इस विधि का मुख्य उद्देश्य नाश कीटक का रसायनों के द्वारा उन्मूलन नहीं है, बल्कि रसायनों को एक विशेष परिस्थिति में ही उपयोग में लाया जाना है, जिससे कीट फसल में आर्थिक क्षति स्तर से नीचे बने रहें और आपकी फसल कीटों के नुकसान से बच जाए और अच्छी पैदावार मिले। एकीकृत कीट नियंत्रण के फायदे। प्राकृतिक संतुलन नहीं बिगड़ता, खेती में लागत कम हो जाती है, पैदावार अधिक मिलती है, उपज की गुणवत्ता अच्छी होती है, उत्पाद का बाजार में भाव अच्छा मिलता है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के किसान अक्सर देसी पशुओं को ही पालते हैं, जिनकी दूध उत्पादन क्षमता काफी कम होती है। साथ ही इनमें प्रजनन संबंधी कई समस्याएं भी आती है। ऐसे में अगर किसान भाई इन दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भधान करवाएं तो न केवल उन्नत नस्ल के पशु प्राप्त होंगे, साथ ही दूध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आनंद कुमार। पशुपालन भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। इसमें मवेशी पालन एक मुख्य घटक है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय नस्ल सुधार है, जिसे पशुपालन की आधुनिक तकनीक अपनाकर किया जा सकता है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान भी शामिल है। तो पहले मैं किसान भाइयों को बताऊंगा कि कृत्रिम गर्भाधान क्या है। कृत्रिम गर्भाधान एक ऐसी विधि है जिसमें कि हम नर पशु द्वारा वीर्य को कृत्रिम विधि द्वारा एकत्रित करते हैं, उसको संसाधित करते हैं और प्रोसेस करते हैं। संसाधित प्रोसेस करके फिर उसको हम कृत्रिम विधि द्वारा ही मादा पशु के प्रजनन नली में डिपॉजिट कर देते हैं। कृत्रिम गर्भाधान कराने से पहले किसान भाइयों को जानवरों में गर्मी के लक्षण को जानना अति आवश्यक है। जैसे गाय है, यदि गाय गर्मी में आएगी तो वो दूध देना कम कर देती है, चारा दाना कम कर देती है, एक गाय दूसरे गाय के ऊपर चढ़ती है, और जो गर्म गाय होती है वह चुपचाप शांत होकर खड़ी रहती है। उसके जो है पेशाब के रास्ते कुछ सफ़ेद लसलसा स्राव आता है और उसके वेजाइना में सूजन आ जाता है। तो ये तमाम लक्षण हैं जिसको किसान भाइयों को जानना चाहिए। अब मैं किसान भाइयों को बताऊंगा कि कृत्रिम गर्भाधान के क्या लाभ होते हैं। किसान भाई जो छोटे तबके के किसान भाई हैं, जो 1 या 2 पशुओं को पालते हैं, उनको सांड पालने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि किसान भाइयों को रिकॉर्ड रखने में आसानी रखती है, क्योंकि जिस दिन वो कृत्रिम गर्भाधान कराएं और उस दिन को वो नोट कर लेते हैं तो उनको जो बच्चा देने का दिन का आसानी से पता लगाया जा सकता है।
इस विधि में मादा को नर से सीधे नहीं मिलाया जाता है, बल्कि कृत्रिम विधि से गाय को गाभिन करा दिया जाता है। क्योंकि गर्भाधान के लिए 1 या 2 शुक्राणु ही काफी होते हैं, लिहाजा कृत्रिम विधि से निकाले गए वीर्य को पतला कर जरूरत के मुताबिक सैकड़ों मादाओं को गाभिन किया जा सकता है। यही नहीं, अत्यधिक दूध बढ़ाने की क्षमता रखने वाले सांडों के वीर्य से दुनिया के किसी भी हिस्से में मादाओं को गाभिन करके उनकी संततियों में दूध की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। तरल नाइट्रोजन की मदद से वीर्य को -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जा सकता है। इसे कई सालों तक संभाल कर रखा जा सकता है। इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान से और भी फायदे हैं। जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो मादा से नर में और नर से मादा में फैलती है। कृत्रिम गर्भाधान विधि अपनाते हैं तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान से हम कुछ ऐसे भी सांड होते हैं जो अच्छे नस्ल के हैं, लेकिन वो बूढ़े हो गए हैं या वो जानवरों पे नहीं चढ़ सकते हैं, उनका पैर टूटा है, तो हम उसके भी वीर्य को निकाल के हम मादा पशु में डाल सकते हैं। इसके अलावा पाल दिलाने में भी आसानी रहती है, चोट नहीं लगता है। तो कृत्रिम गर्भाधान एक अच्छी तकनीक है। और कृत्रिम गर्भाधान कराने का एक सही समय होता है। यदि जानवर है गर्म होती है और सुबह में गर्मी में आती है तो शाम को कराएं, और शाम को गर्मी में आती है तो अगले दिन सुबह ही कृत्रिम गर्भाधान कराएं। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कभी कभी 36 घंटे 40 घंटे तक गर्म रहते हैं, तो उनको 12 घंटे के अंतराल पे कम से कम 2 बार जो है कृत्रिम गर्भाधान कराएं। और कृत्रिम गर्भाधान कराने के बाद किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि जानवरों को शांत वातावरण में रखें, कुछ देर तक उसको चलने फिरने न दें, उसको जो है अच्छा भोजन दें, थोड़ा एपेटाइजर टाइप का भोजन दें जो आसानी से सुपाच्य हो, और कम से कम आधे घंटे तक उसको छायादार जगह पर रखें। वीर्य सेचन के बाद जल्दी ही गर्भ परीक्षण आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गाय व भैंस की परीक्षा कुछ लक्षणों को देखकर ही की जाती है। परंपरागत विधियों में मादा को देखकर गर्भ का अनुमान लगाना, पेट थपथपाना, प्रजनन अभिलेख, वीर्य सेचन के बाद मद में न आना आदि शामिल है। पशुपालक को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पशु को समय से गर्भ धारण कराएं। ब्याने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर दोबारा पशु गाभिन हो जाए और बच्चा देने का अंतर 12 से 13 महीने से ज्यादा न हो। ये तभी संभव है जब गाय भैंस को भरपूर संतुलित आहार मिले और उनकी प्रबंधन व्यवस्था अच्छी हो। गाय भैंस के ब्याने से 2 महीने पहले उसका दूध सुखा देना चाहिए। दूध सुखाने के लिए 15 से 20 दिन पहले से थनों से धीरे धीरे कम दूध निकालें। इस प्रकार से दूध सूख जाता है। इन 2 महीनों में पशु को पौष्टिक दाना मिश्रण देना चाहिए। इस अवस्था में जितनी अच्छी देखरेख होगी उतना ही ब्याने के बाद अच्छा दूध उत्पादन लंबे समय तक प्राप्त होगा। और जो किसान भाई दूर दराज इलाके में रहते हैं, जिनको कि आसानी से कृत्रिम गर्भाधान का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो वह अपने निकट के पशु चिकित्सा केंद्र पे संपर्क करें और प्रयास करें कि वो पशु चिकित्सक को ही बुला के गर्भाधान कराएं। तो किसान भाई यदि इन सब सारे बातों को ध्यान में रखते हैं तो पशुओं में गर्भित होने का दर बढ़ा सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आम के बाग हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं और इन आम के बागों से आने वाले दिनों में अधिक फलत लेने के लिए इस समय बागों में कौन कौन से समसामयिक कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में विस्तार से जानते हैं विषय विशेषज्ञ HL सगर से। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है और आम के बगीचों से हमें अच्छा प्रकार के फलन लेना है। इस हेतु हमें आम के बगीचे का प्रबंधन ठीक से करना होगा। सर्वप्रथम वर्षा उपरांत हम बगीचे में घूम के देखें, खरपतवार पेड़ों पे चढ़ रहे हैं या उसके नीचे पौधे के नीचे उग रहे हैं। कल्टीवेटर की सहायता से, पावर टिलर की सहायता से उन खरपतवारों को पूर्णतः समाप्त करें। आम के बाग में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन का विशेष महत्व होता है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इन प्रबंधनों में लापरवाही बरतते हुए कभी भी आम के पौधों में सिंचाई कर देते हैं और असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण पौधों की अनावश्यक बढ़वार तो होती ही है, साथ ही साथ पौधों में कीट और रोगों का भी प्रकोप होने लगता है।
तो कैसे करें उर्वरक और सिंचाई प्रबंधन, आइए जानते हैं। पौधों को थाले की आवश्यकता होती है, क्योंकि वर्षा उपरांत जब हम सिंचाई पौधों की करेंगे तो उसके लिए थाला विधि से हम पौधों की सिंचाई करें। तो इसके लिए अच्छी से गुड़ाई करके वो थाला बना दें और आवश्यक मात्रा में जो पोषक तत्व हमें पौधे को देना है, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हों या मेजर NPK हों, इन सब की संतुलित मात्रा बगीचे के अंदर दें और उसके उपरांत पौधों की सिंचाई कर दें। इसके बाद कई शाखाएं सूख जाती हैं, उन सूखी शाखाओं को काट दें और उस कटे हुए हिस्से पर बोर्डो पेस्टिंग कर दें, जिससे कि जो बीमारी से जो पौधे डालियां सूखी हैं वो बीमारी आगे ना बढ़ सके। किसान भाइयों, आम के बाग में इस समय कई तरह के कीट और रोगों का भी प्रकोप होता है, जिनका शुरुआती अवस्था पर ही नियंत्रण करना जरूरी होता है। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आम का उत्पादन बहुत कम प्राप्त होगा। इसलिए आप इन कीट और रोगों का नियंत्रण करें। इसके अलावा आप बगीचे के अंदर घूमेंगे, ये पत्तों को इस सीजन में मुख्य रूप से झुरमुट बना के, गुच्छा बना के और उसके अंदर पत्ती को चिपका के उसके अंदर अपना प्यूपेशन करता है। तो इस अवस्था में आप नवान डाल सकते हैं, जिससे कि आप कीड़ों से आप अपने बगीचे को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं मुख्य तने को कि कहीं दीमक तो उनके ऊपर नहीं चल रही है। अगर दीमक चल रही है तो दीमक को तार वाले ब्रश की सहायता से दीमक को झाड़ा दें और बोर्डो पेस्टिंग आम के बगीचे में कर दें। तकरीबन 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई तक मुख्य तने को आप बोर्डो पेस्टिंग कर दें, जिससे कि मुख्य तने से दीमक एवं अन्य कीट जो छाल खाने वाले होते हैं वो नुकसान हमारे पौधे को नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आम के बगीचे में एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी भी पत्तों पे इसके प्रकोप से पौधों में क्लोरोफिल की कमी आ जाती है और इसके प्रकोप के कारण पत्तियां सूखने लगती हैं। अधिक प्रकोप के कारण पूरी की पूरी पत्ती सूख जाती है और इसके मुख्य लक्षण जो हैं, पत्तों पर उभार लिए हुए धब्बे दिखाई देते हैं, जो कि धीरे धीरे चल के फैल जाते हैं और पूरा पत्ता इससे सूख जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए ग्रसित पत्तियों को या तोड़ के नष्ट कर दें और इसकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब नामक जो दवा है उसका स्प्रे करें। और इसका स्प्रे भी एक स्प्रे से इसका कंट्रोल नहीं हो पाएगा, 15-15 दिन के अंतराल से इसके भी 2-3 स्प्रे आपको बगीचे के अंदर करना पड़ेंगे। ऐसा करने से आप इस बीमारी को रोक सकते हैं और हमारे पौधे को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अब जो प्रबंधन है वो अगर आप बगीचे के अंदर करेंगे तो निश्चित रूप से बगीचे से आपको फायदा होगा, ये मेरा विश्वास है। नमस्कार, धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पंचौली, जिला करौली के कृषक प्रमोद कुमार ने। यह प्याज की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रमोद कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, प्याज में अभी खरपतवार नियंत्रण की काफ़ी आवश्यकता होती है। प्याज में यदि खरपतवार नियंत्रण सही समय पे किया जाए तो अच्छा उत्पादन होता है। इसके लिए हमें जैसे कि प्याज में जो अवांछनीय पौधे हैं उन्हें निकाल देना चाहिए। इसमें निकालने के लिए हमें खुरपी या अन्य जो निंदाई वाले यंत्र है इसकी सहायता से हम इसे निंदाई कर देते हैं। इसके बाद में आता है किसान भाई सिंचाई। सिंचाई भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें सिंचाई हमें जैसे रबी में है तो इसे 8 से 10 दिन के अंतराल पे देते रहना चाहिए। और सिंचाई हमें जैसे कि पत्तियां पीली पड़ने लगे और जैसे कि फसल पकने की अवस्था में उस समय हमें सिंचाई रोक देना चाहिए किसान भाई। इसके बाद में आता है बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जैसे कि खाद और उर्वरक में हम जैसे कि यूरिया, DAP और पोटास को देते हैं। किसान भाइयों, हमें इसे जो नत्रजन
फास्फोरस और पोटास है, इसे हम बेसल डोज के रूप में दे देते हैं। जैसे कि हम बुआई करने से पहले ही खेत में पूरी मात्रा दे देते हैं। और नाइट्रोजन की आधी मात्रा जो बचती है इसे हम 1 से 1.5 माह के बाद में देते हैं। इसके लिए हम जैसे कि अमोनियम सल्फेट है या यूरिया है, इसके द्वारा हम इसका देते हैं, जिससे कि उपज अच्छी प्राप्त होती है। किसान भाइयों, इसके बाद में हमें जैसे कि कीट और रोगों की रोकथाम करना भी बहुत आवश्यक होता है। किसान भाई, इसमें जो थ्रिप्स है बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। इसमें जो थ्रिप्स होता है ये जो पत्तियों की सिराएं होती है इसको खाता है, और इसमें जो पत्ती जो होती है ये चाबुक जैसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो इसके कारण उपज पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। किसान भाई, इसके नियंत्रण के लिए हमें इमिडाक्लोप्रिड 0.3 से 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से यदि छिड़काव करते हैं तो इसका नियंत्रण हो जाता है। किसान भाई, इसके बाद में आता है गुलाबी जड़ सड़न। इसके कारण पौधे की जो बल्ब है ये सड़ने लगता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें कार्बन डाइजिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। प्याज की अंगमारी, इस रोग में पत्तों पर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और बाद में पत्ते सूख जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए 0.158 डाइथेन M45 का छिड़काव करें। इसके बाद में आता है पर्पल ब्लाइट, जिसे कि बैंगनी धब्बा बोलते हैं। इसके कारण जो प्याज की पत्तियां होती है इसके ऊपर बैंगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं और यह उपज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। किसान भाई, इसके नियंत्रण के लिए हमें मैनकोजेब 500 से 750 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, ये सब बातें हम खेती में अपनाते हैं तो अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।